तीन पोर्शन है। वन इज अबाउट थर्मोडायनामिक्स, द सेकंड इज अबाउट kinetic molecular theory, and the third is about statistical mechanics। तो आपके कोर्स के जो तीन मेजर पार्ट्स हैं, पहले हिस्से में हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, जिसके साथ आप पहले से फेमिलियर है। तो आई होप कि इसमें आप लोगों को कोई खास मसले मसाइल नहीं होंगे, क्योंकि जो बेसिक इसकी जो भी है आपको बीएस में भी आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में पढ़े हैं, और इसके अलावा भी एफईसी में भी और इसके कुछ इंट्रोडक्टरी कोर्सेज या चैप्टर जो है वो शामिल होते हैं। इसके बाद हम जाएंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के साथ भी आप लोगों का थोड़ा सा तारुफ होगा। केमिस्ट्री में भी हम लोग ये पढ़ते हैं, और आप लोगों ने फिजिक्स में भी शायद पढ़ा होगा, और शायद आप लोगों ने अपने बीएस के जो कोर्स है थर्मोडायनामिक्स का, जो आई डोंट नो कि वो थर्ड सेमेस्टर में होता है या फोर्थ सेमेस्टर में होता है, वह भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अलबत्ता ये चीज जो है आप लोगों के लिए थोड़ी सी नई है, तो ये नया इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं। वैसे ये जो तीनों पोर्शन है, ये आपस में वेल कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, जब हम थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं, तो जो जनरली जो थर्मोडायनामिक्स है, ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल लॉज पे जो है वो बेस करता है। हम किसी सिस्टम के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका जो हमारे पास रिजल्ट है वो हम निकालते हैं, डेटा यूज करते हैं, और इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो हम मालूम करते हैं। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल लॉज है, उसको यूज करके हम सिस्टम की प्रॉपर्टीज को जो है वो मालूम करते हैं। और यहाँ पे जनरली हम सिस्टम की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है या जो मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर है वो हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, थर्मोडायनामिक में हम टेम्परेचर की बात करते हैं, हम वॉल्यूम की बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, एंट्रोपी की बात करते हैं, इंथैल्पी की बात करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, यू कैन कॉल इट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। तो थर्मोडायनामिक्स जो है वो एक्सपेरिमेंटल लॉस पे बेस करता है, और थर्मोडायनामिक में हम सिस्टम के जो मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर है या जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है वो हम स्टडी करते हैं। इसके बाद जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, ये बजाय सम एक्सपेरिमेंटल लॉस के, ये कुछ थ्योरेटिकल पोस्टुलेट्स पे जो है वो बेस करती है, और उन्हीं थ्योरेटिकल पोस्टुलेट को यूज करके हम क्या करते हैं कि जो सिस्टम की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है उसको हम एसोसिएट करते हैं विद द मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल, प्रेशर की अगर आप बात करें, तो प्रेशर जो है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, और इसको हम एसोसिएट कर सकते हैं विद द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, आपको पता होगा कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम। तो अगर मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा है, तो सिस्टम का प्रेशर ज्यादा होगा। इसी तरह काइनेटिक मॉलिक्यूलर जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की, वो प्रेशर के साथ भी एसोसिएटेड है, तो उससे प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि हमारी जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, ये असल में एसोसिएटेड है विद द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। तो अगर आप माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, और अगर आप माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज चेंज करें तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि आप माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं। तो जाहिर है, जब आप माइक्रो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका जो इनडायरेक्ट असर है वो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पे होगा। या दूसरे लफ्जों में आप यही कह सकते हैं कि अगर हम मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे तो इसका असर जो है वो प्रेशर पे होगा, उसका असर जो है वो टेम्परेचर पे होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों प्रॉपर्टीज है ये एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। काइनेटिक
मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है इन चीजों को कनेक्ट करती है कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज of the system, they are actually related to the microscopic properties of the system. उसके बाद जो है वो स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स है। स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है ये स्टेटिस्टिक के डिफरेंट लॉस पे जो है वो बेस करती है। आप लोगों ने स्टेटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी की चीजें पढ़ी होगी, वहां पे डिफरेंट लॉज है, तो उस पे ये चीज बेस करती है। और ये क्या करती है कि ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को एसोसिएट करती है विद द मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। तो यू कैन से कि ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अपोजिट जा रहा है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या करता है, आपके पास एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, और उसको आप एसोसिएट करते हैं विद द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, जो कि लॉजिकल है। तो अगर यही चीज पॉसिबल है कि हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, सो रिवर्स ऑर्डर में भी पॉसिबल है कि हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को एसोसिएट करें विद द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। तो इस पूरे कोर्स में हम ये तीन मेजर जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। पहला पार्ट उसमें हम थर्मोडायनामिक्स, दूसरे पार्ट में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और तीसरे पार्ट में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और इसके लिए जो हम मेन बुक फॉलो करेंगे वो ये वाला बुक है। इस किताब की जो सॉफ्ट कॉपी है वो मैंने ऑलरेडी आपके सीआर को सेंड की हुई है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेगा। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी एक बुक को फॉलो करें, इसके अलावा भी आप बाकी बुक्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ये बुक ज्यादा पसंद है तो मैं इसको फॉलो करता हूँ। आप लोग इसके साथ साथ दूसरे बुक्स भी पॉसिबल, और ये वैसे अच्छी बात है कि बंदा एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा बुक्स जो है वो फॉलो करे। सही है। ओके। सो जिस तरह से वो पिछले स्लाइड पे हमने बात की कि हमारा जो पहला पोर्शन है वो थर्मोडायनामिक का है, और जो थर्मोडायनामिक है वो एक्चुअली बेस करता है एक्सपेरिमेंटल लॉस पे। तो यहाँ जो हम स्टार्ट लेंगे वो हम थर्मोडायनामिक लॉस से जो हम स्टार्ट लेंगे। तो इस हवाले से हमारे पास जो पहला लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, उसको हम कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। इसी तरह जो दूसरा लॉ है वी कॉल इट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, और जो थर्ड लॉ है दैट इज नोन एज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, और जो फोर्थ लॉ है दिस इज नोन एज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ओके, यहाँ पे शायद आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा कि जहाँ किसी दूसरे सब्जेक्ट में हम उसके लास्ट की बात करते हैं तो हम हमेशा जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे अजीब किस्म की सिचुएशन है कि हमारे पास जो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट हो गए हैं वो जीरो से स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग मैकेनिक्स की बात करते हैं तो वहां पे न्यूटन लॉज है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो सिचुएशन है वो जीरोथ लॉ से शुरू हुई। उसकी एक वजह है, और वो ये कि सबसे पहले जो हमारे पास लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था थर्मोडायनामिक में, वो उसको फर्स्ट लॉ ही कहा गया था। उसके बाद जो है वो सेकंड लॉ की बात आई थी, उसके बाद जो है वो फोर्थ लॉ की बात आई थी, थर्ड लॉ की, सॉरी। लेकिन और उसके बाद जो है हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात आई थी। तो अब ये बड़ा अजीब था कि पहले ये जो फर्स्ट और सेकंड लॉ है इसके बाद हमारे पास ये जीरोथ लॉ आया था, लेकिन ये इन दोनों लॉ से ज्यादा फंडामेंटल था। अब जाहिर है कोई भी सब्जेक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम उसकी ज्यादा फंडामेंटल या जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग न्यूटन लॉज को देखें तो उसमें जो फर्स्ट लॉ है वो ज्यादा फंडामेंटल है एज कम्पेयर टू द सेकंड एंड थर्ड लॉ। तो यहाँ पे जब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये आया था 1800
1850 में। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आया था ये आया था 1865 में, और जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आया था ये दिस वाज इन 1912, और जो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आया था इट वाज इन 1930। तो ये बड़ा अजीब था कि ये जो लॉ है दिस वाज मोर फंडामेंटल देन द फर्स्ट थ्री लॉज। और इसको तो फिर हम फोर्थ लॉ नहीं कह सकते थे, क्योंकि जनरली हम ये करते हैं कि जो स्टार्ट हम लेते हैं वो मोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से जो है वो हम स्टार्ट लेते हैं। तो या तो ये था कि 1930 से 1850 तक इस दरमियान जितने ये 80 साल का ये टाइम बनता है, तो इस दौरान जितने भी बुक्स लिख के गए थे और जिनमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ यूज हुआ था, उनको जो है वो सब के सब को चेंज करें, और फर्स्ट लॉ की जगह हम सेकंड लॉ लिख के, सेकंड लॉ की जगह हम थर्ड लॉ लिख के, और थर्ड लॉ की जगह हम फोर्थ लॉ लिख के। लेकिन ये जाहिर है बड़ा मुश्किल काम था कि 80 साल की किताबें जो है ढूंढ ढूंढ के उनमें सारी चीजें चेंज करके दोबारा से लिखे, और जाहिर है उस जमाने में शायद ये प्रिंटिंग प्रेस भी इतना वो नहीं था। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा खासा मुश्किल काम था। तो उससे बचने के लिए फिर ये किया कि चलो हम इस तरह करते हैं कि ऑर्डर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, और ऑर्डर ये करते हैं कि जो जो मोर फंडामेंटल लॉ है उसको हम फर्स्ट के बजाय जीरोथ लॉ कहते हैं। तो 1930 के बाद जितने भी बुक्स आएंगे उसमें जब फोर्थ लॉ का जिक्र होगा तो वो एक्चुअली जीरोथ लॉ ही होगा, क्योंकि जीरोथ लॉ इज मोर फंडामेंटल देन द फर्स्ट थ्री लॉज। तो इस वजह से इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहा गया। और आप लोग आगे देखेंगे कि कैसे जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है दिस इज मोर फंडामेंटल देन द रेस्ट ऑफ द थ्री लॉज। ओके, तो ये जो आपके जहन में अगर इस तरह की कोई बात आई है कि ये जो ऑर्डर है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, ये तो बड़ा अजीब है कि जीरो पहले है और फर्स्ट सेकंड थर्ड बजाय इसके कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होना चाहिए था। तो उसकी ये एक फंडामेंटल रीजन है कि हिस्टोरिकली फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ जीरो लॉ से पहले आए थे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वाइज हम देखें तो जीरोथ लॉ जो है दैट इज मोर फंडामेंटल। तो ये ज्यादा लॉजिकल बनता है कि इसको हम जीरो कर दे, बजाय इसके कि हम सारी किताबें चेंज करें और इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ लेके जाए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इनका एक बड़ा जबरदस्त कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, और वो ये कि हर थर्मोडायनामिक लॉ जो है वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करती है ताकि सिस्टम की किसी बिहेवियर को हम स्टडी कर सके, उसको हम डिफाइन कर सके। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि हमारे जो थर्मोडायनामिक क्लास है ये सब के सब किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है ये टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस करता है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन थर्मल इक्विलिब्रियम। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करता है, इंट्रोड्यूस करता है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसी तरह जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है ये इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट। तो जो अगर आप फर्स्ट और सेकंड लॉ को आप देखें तो इसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है दिस इज मोर फंडामेंटल, क्योंकि वो जो फिजिकल प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करता है टेम्परेचर दैट इज मोर फंडामेंटल एज कंपेयर टू द इंटरनल एनर्जी। और जब वो
जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बात करता है थर्मल इक्विलिब्रियम का. सो दिस इज मोर फंडामेंटल देन द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द इक्विलिब्रियम. अरे पहले आपको इक्विलिब्रियम का पता होना चाहिए. जब आपको इक्विलिब्रियम का पता होगा तब आप बात कर सकेंगे कि आया आपका जो सिस्टम है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो यहाँ से वो बात क्लियर हो रही है कि जो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है दिस इज मोर फंडामेंटल देन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. क्योंकि यहाँ इसके साथ जो एसोसिएटेड चीजें हैं वो ज्यादा फंडामेंटल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक से. इसी तरह जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है ये भी एक नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करता है एंड दैट इज नोन एज एंट्रोपी. और ये एंट्रोपी हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू explain the direction of transformation toward equilibrium. फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो बात हो रही है इक्विलिब्रियम की कि इक्विलिब्रियम क्या है. फिर ये कि अगर सिस्टम जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इस चीज को मालूम करने के लिए हमें किस प्रॉपर्टी की जरूरत है. तो वो प्रॉपर्टी जो है वो इंटरनल एनर्जी है. इंटरनल एनर्जी अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट. और अगर इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो अपने स्पेसिफिक इक्विलिब्रियम स्टेट में है. वो इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन या कोई ट्रांजिशन जो है वो नहीं हो रही है. अब अगर ट्रांजिशन हो रही है तो जो मोस्ट फेवरेबल डायरेक्शन है वो कौन सा होगा. तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी की जरूरत है जिसको हम कहते हैं एंट्रोपी. तो शायद आप लोगों को याद होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का जो स्टेटमेंट कि इवन अब तो ये चीजें एफएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी आ गई है कि अगर सिस्टम जो है वो स्पॉन्टेनियसली इवॉल्व करता है ओके टुवर्ड इक्विलिब्रियम, सो ये हमेशा उसी रूट को उसी पाथ को उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा कि जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा हो. व्हाट डज इट मीन कि अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा हो तो हम कहेंगे कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ प्रोसीड कर रहा है. ओके तो इंक्रीज इन एंट्रोपी या अगर हमारे पास सिस्टम की एंट्रोपी मैक्सिमम आ रही हो तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है. इसी तरह हमारे पास जो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है एक और फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, जो कि आपको पता है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है या उसको हम जीरो केल्विन भी कहते हैं. और इस एब्सोल्यूट जीरो वाले कॉन्सेप्ट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम. अब ये जो पहले तीन लॉज है आई होप कि इनके बारे में आप लोगों ने पहले सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा. लेकिन ये जो थर्ड लॉ है इसके बारे में शायद आप लोगों ने पहले से नहीं पढ़ा होगा, सुना भी शायद होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो. बहरहाल जब हम यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ टेम्परेचर से रिलेटेड जो इक्विलिब्रियम है उसकी हम बात करते हैं. यहाँ पे जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं या यहाँ पे हम जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं सो दिस इज ओवरऑल एक इसको हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्पेशली कहते हैं कि सिस्टम जो है वो एक अपनी एक ऐसी स्टेट में है कि जहाँ ये एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहा विद द सराउंडिंग और विद अनदर सिस्टम. जब हम इंटरनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो जाहिर है अब अगर सिस्टम जो है वो आपको इसको बिल्कुल आइसोलेट करे फ्रॉम द सराउंडिंग या किसी दूसरी सिस्टम से तो शायद इसकी प्रॉपर्टीज चेंज ना हो रहा हो. लेकिन
अगर उस सिस्टम के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, और आपको पता है कि हमारे पास दो किस्म के केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक को हम कहते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, और दूसरी को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो अब अगर फर्ज करें एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो रहा है सिस्टम के अंदर, तो जाहिर है वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा। या अगर एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो जाहिर है उसके लिए हीट की जरूरत होती है, तो वो सिस्टम हीट लूज करेगा, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगेन दिस इज गोइंग टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट। तो चूंकि ये केमिकल रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, सो दिस इज विद इन द सिस्टम। बाकी जो हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे ये है कि आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। या अगर आप उसको हीट दे रहे हैं, ओके, बाहर से कोई आप हीट दे रहे हैं, तो जो हीट शायद आपको पता हो कि ये हमेशा इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में जो है वो फ्लो करता है। तो उसको हम फिर, अगर आप बाहर से हीट नहीं दे रहे, तो फिर इसको हम कहते हैं रेडिएटिव इक्विलिब्रियम, कि बाहर से इसको कोई रेडिएशन नहीं मिल रही है जो हीट को लेके जाए सिस्टम के अंदर या सिस्टम से बाहर। सो दैट इज रेडिएटिव इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम। और हमारे पास एक और है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इन सब को जब हम कंबाइन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल इक्विलिब्रियम। और उस केस में हम कहते हैं कि द सिस्टम इज इन द इनर्ट स्टेट, कि अब ये कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में है, और ये किसी दूसरी सिस्टम के साथ या ये सराउंडिंग के साथ जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा। जिस तरह आप लोग केमिस्ट्री में कहते हैं कि हमारे पास जो है कुछ गैसेस है जिसको आप इनर्ट गैसेस कहते हैं, जो कि दूसरी गैसेस के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करते। तो इसी तरह अगर सिस्टम को आप लेके जाए एब्सोल्यूट जीरो पे, तो वहां पे पॉसिबल नहीं है कि ये वहां पे केमिकल रिएक्शन हो। सारे केमिकल रिएक्शन के लिए आपको कोई एनर्जी तो चाहिए, लेकिन जब आप एब्सोल्यूट जीरो पे हो, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन फिर स्टॉप हो जाती है, और बाकी जो चीजें हैं वो भी। तो हम कहते हैं कि सिस्टम अब हमारे पास है इंटरनल इक्विलिब्रियम में। और इंटरनल इक्विलिब्रियम में सिस्टम कब होता है? जब सिस्टम का टेम्परेचर आप रिड्यूस करें टू एब्सोल्यूट जीरो। बहरहाल बाकी जो डिटेल्स हैं जो हम उधर पढ़ेंगे जब हम डिटेल में आ जाएंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, क्योंकि ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। अभी हम जो है वो बारी बारी जाएंगे। पहले हम जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे जाएंगे, और इसकी एक्सप्लेनेशन के बाद जिसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस है उसकी तरफ जाएंगे। इसी तरह फिर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ जाएंगे, और साथ साथ इसकी जो डिफरेंट एप्लीकेशन है उसकी तरफ जाएंगे, और फिर हम आएंगे टूवर्ड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और ये जो सारी चीजें हैं उधर ये हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके बाद हम जाएंगे टूवर्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और उसके जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे टुवर्ड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो ये हमारी 3 पोर्शन का कोर्स है, और अच्छा खासा इम्पोर्टेंट कोर्स है। तो आप लोग जो अभी, मुझे लगता है कि आप लोगों की क्लास में कोई 60 से ऊपर लोग हैं, और अभी हमारे पास जो है वो सिर्फ 20-25 लोग प्रेजेंट है। तो जाहिर है ये आप लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, और सबको कह दे। और दूसरी बात ये है कि असद, ये ऑनलाइन क्लास में गूगल में हमारे पास अटेंडेंस की भी एक फैसिलिटी है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आप अटेंडेंस लिया करें वहाँ पे। एक अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से अटेंडेंस ली जाती है। तो वहाँ पे जैसे आपने क्लिक करना है, तो जितने लोग प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी ऑटोमेटिक जो है एक एक्सेल शीट बन जाती है जिसपे सब लोगों की अटेंडेंस होती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सब लोगों ने प्रेजेंट होना है। और मेरे ख्याल में ये 12 बजे का टाइम, अगर इस वक्त आप लोगों की अगर कोई दूसरी क्लासेस नहीं है, तो मंडे ट्यूसडे को हम फिर हर हफ्ते मंडे ट्यूसडे को 12 बजे इंशाल्लाह क्लास लेंगे। सही है असद? जी सर, मंडे को सर इम्तियाज की क्लास होती है 12 बजे। 11? 12 बजे क्लास होती है सर इम्तियाज।
हम्म, अम, चलो फिर वो टाइम डिसाइड करेंगे। टाइम टेबल में उसकी 12 बजे की क्लास है या उसने खुद एडजस्ट की हुई है? जी 12 बजे क्लास है। और टाइम टेबल में हमारी क्लास 8:30 बजे होती है या 10:30 है? वो 8:30 बजे है सर सुबह। 8:30। तो देखेंगे वो, मैंने आपको कहा था मेरे कंप्यूटर को थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि इस टाइम सुबह जो है वो हाँ, अभी वो बंदे ने मुझे वो मैसेज किया हुआ है कि 4 बजे आ जाए। तो देखते हैं कि अगर वो ठीक हो जाता है, मैं 4 बजे गुलाजी प्लाजा जाता हूँ। और सुबह जो है बाकी ये कंप्यूटर जो है वो मेरे बाकी बच्चे जो है उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस होती है तो वो लोग यूज करते हैं। तो आई डोंट नो कि 8:30 बजे देखेंगे फिर इंशाल्लाह। ओके। तो लेकिन और 8:30 से लेके 12 बजे के दरमियान तो कोई दूसरी क्लास आपकी नहीं है? और नो सर अभी नहीं है वो। एथिक्स का टीचर आए थे लेकिन अभी तक वो अरेंज नहीं हुए कि किस टाइम होगा। सही है, तो फिर वो खैर हम 10 बजे भी ले सकते हैं, 10 से 11:30 तक। सही है तो ओके जी सर। तो चलो इंशाल्लाह अगले मंडे को फिर हम 10:30 से 11 और फिर इसी टाइम और टाइम टेबल को कंटिन्यू करेंगे कि बस 10 से 11:30 तक। सही है। जी सर सही है। ओके। तो अब हम जा रहे हैं तो वर्ड जीरोत्लाप थर्मोडायनामिक। तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं तो जो जीरोत्लाप थर्मोडायनामिक है वो ये कहता है कि इफ टू सिस्टम आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। आपके पास दो सिस्टम्स हैं, ए और बी फॉर एग्जांपल, और ये दोनों अगर सेपरेटली किसी थर्ड सिस्टम सी के साथ इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी भी आपस में इक्विलिब्रियम है। इस तरह आप लोग मैथमेटिक्स में भी एक पता नहीं कौन सा थ्योरम पढ़ते हैं कि अगर दो नंबर है ए और बी, वो किसी थर्ड नंबर सी के बराबर है तो इसका मतलब है कि ए और बी भी एक दूसरे के बराबर है। तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन वही चीज है, लेकिन यहाँ पे जो चीज है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। क्योंकि ज़ाहिर है हम थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम जो मेन टर्म्स है वो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड ही हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। तो पहले इस स्टेटमेंट को समझने के लिए ये जरूरी है कि हमें ये पता हो कि थर्मल इक्विलिब्रियम है क्या। तो जिस तरह से वो पिछले पेज पे मैंने आपको बताया था कि जीरो क्लब थर्मोडायनामिक जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है, लेकिन इसके लिए हमें एक फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत है जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं। ओके। अब टेम्परेचर है क्या? ये रैंकिन हम एक साइंटिस्ट है, उनके मुताबिक उसने टेम्परेचर को ऐसे डिफाइन किया है कि टू पोर्शंस ऑफ अ मैटर आर सेड टू हैव इक्वल टेम्परेचर when neither tends to communicate heat to each other। दो सिस्टम है या एक सिस्टम के दो डिफरेंट पार्ट्स है, उनके दरमियान टेम्परेचर तब इक्वल होगा जब वो दोनों एक दूसरे को हीट ट्रांसफर ना करें। इसका मतलब है कि उनके दरमियान कोई हीट ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। तो उस वक्त हमारे पास इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम होगा। तो यू कैन से कि टेम्परेचर जो है वो सिस्टम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें ये बता सकता है कि इस सिस्टम के दो डिफरेंट पार्ट्स अपने सराउंडिंग के साथ जो है वो हीट एक्सचेंज करेगा कि नहीं करेगा। अगर नहीं करता तो इसका मतलब है का टेम्परेचर जो है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। वी ए वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम ए एंड यू ए इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ए। ओके। इसी तरह टी बी, पी बी, वी बी एंड यू बी
इन दो सिस्टम के अलग अलग थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। इसको हम थर्मोडायनामिक वेरिएबल भी कहते हैं, थर्मोडायनामिक फंक्शन भी कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे ख्याल में। अब ये जो दो सिस्टम है, इसको हमने आप एक दूसरे से और सराउंडिंग से हमने इसको सेपरेट किया हुआ है थ्रू एडियाबैटिक वॉल। अब एडियाबैटिक वॉल आपको पता होगा कि ये ऐसे वॉल होते हैं कि जिससे मैटर जो है वो पास नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे ये जो दो सिस्टम है ये एक दूसरे से कंप्लीटली आइसोलेटेड होते हैं। तो जाहिर है जब ये दो सिस्टम एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं तो इनके दरमियान कोई एक्सचेंज नहीं है। तो इनकी ये जो प्रॉपर्टीज है ये चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर हम इस वॉल को रिप्लेस करें बाय अ डायाथर्मल वॉल, डायाथर्मल वॉल वो होता है जो कि हीट को अलाउ करता है। तो ये जो मैंने एरोस बनाए इसका मतलब है कि यहाँ से हीट इस तरफ जा सकता है और वहां से हीट इस तरफ आ सकता है। तो जब इनके दरमियान एक्सचेंज होगा हीट का या जनरली यू कैन से एनर्जी का, तो इनके ये जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है ये चेंज होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो टी ए है ये जरूरी नहीं है कि टी बी के बराबर हो, इस तरह पी ए जरूरी नहीं है कि वो पी बी के बराबर, ये सारी चीजें एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है। तो जब इनके दरमियान हीट ट्रांसफर होना शुरू होगा तो इनकी ये जो प्रॉपर्टीज है ये चेंज होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये सपोज कर ले कि टी ए इज ग्रेटर देन टी बी, तो इसका मतलब बढ़ना शुरू तो इसी तरह बाकी के लिए भी हम ये कह सकते हैं। तो हमने ये किया कि इन दोनों को हमने अलाउ किया हुआ थ्रू दिस डायथर्मल वॉल कि ये आपस में कम्युनिकेट करे थ्रू हीट। तो हीट जो है वो एक्सचेंज होगा और इनकी जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी वगैरह, ये चेंज होना शुरू हो जाएंगे। अब एक स्टेज आ जाएगा कि टी ए विल बी इक्वल टू टी बी। तो उस केस में जब टी ए इक्वल होगा टी बी के, तो हम ये कहेंगे कि सिस्टम ए जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद द सिस्टम बी। यहाँ पे एक चीज आप नोट कर लें कि जरूरी नहीं है कि प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी भी सेम हो। सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो उसमें ये चीज बहुत जरूरी है कि दोनों का जो टेम्परेचर हो वो सेम हो। बाकी जो प्रॉपर्टीज है वॉल्यूम, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी वगैरह, ये जरूरी नहीं है कि इनकी सेम हो। तो थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो स्पेसिफिकली एसोसिएटेड है विद द टेम्परेचर। और जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो तो वी विल से दैट ये जो दो सिस्टम है दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। और जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो ये आपस में ये फिर मजीद मतलब हीट फ्लो जो है वो रुक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो हीट फ्लो है ये तब तक जारी रहेगा जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता। और एक दफा जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए तो उसके बाद जो है वो इनके दरमियान हीट एक्सचेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक सिंपल बात कर सकते हैं कि आपके पास एक चाय का कप है। जाहिर है अब वो चाय का जो कप है वो गर्म है, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग, क्योंकि आप जिस कमरे में बैठे हैं। तो जब आप अपने चाय के कप को टेबल पे रख देते हैं तो होता क्या है कि आपके चाय के कप से हीट फ्लो कर रहा है जो कमरे का जो इन्वायरमेंट है उसमें। और ये हीट तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक आपके चाय के कप का टेम्परेचर और कमरे का टेम्परेचर सेम नहीं होता। और एक दफा जब ये दोनों टेम्परेचर सेम हो जाए
उसके बाद आप जितनी देर तक इसको रखेंगे, उसके बाद जो है कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि अब जो चाय का कप है, that is in thermal equilibrium with the रूम टेम्परेचर। या आप गर्मियाँ आ रही है तो आप जब कोई मशरूब बनाते हैं, उसमें कोई बर्फ वगैरह डाल लेते हैं, तो जाहिर है वो आपका जो भी मशरूब है वो उसका टेम्परेचर कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गिलास में आपने कोई रूह अफ़ज़ा डाला हुआ है, तो उसका टेम्परेचर जो है वो जाहिर है कमरे के टेम्परेचर से कम है। तो अब इस केस में क्या होगा कि कमरे से हीट फ्लो करेगा उस ग्लास में, और ये हीट तब तक फ्लो करेगा जब तक ये दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हम चाय का कप जो है वो टेबल पे रख देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम वो चाय ठंडी हो चुकी होती है। और जब हम किसी मशरूब का ग्लास, ठंडा ग्लास टेबल पे रख देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम वो गर्म हो चुका होता है। इसी वजह से अक्सर अगर हमारे घरों में मेहमान आते हैं, तो बातों बातों में लगे होते हैं, तो मेजबानों को अक्सर कह देते कि आप प्लीज अपनी चाय पी पी ले, ये ठंडी हो रही है। या अगर गर्मियों का मौसम है, शरबत आपने दिया हुआ है, तो आप उनको कह देते हैं कि हाँ, बातें तो चलती रहेगी, आप ये शरबत पी ले, ये गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो ए और बी की बात है, ये वही, ए को आप ग्लास कर ले, आप इसको कप कर ले, बी को आप कोई दूसरा इन्वायरमेंट कर ले। ओके, तो दिस इज थर्मल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे हमने बात की कि ये जो दो सिस्टम है, ए और बी, ये यहाँ पे एक दूसरे से आइसोलेटेड है। और अगर हमने ये मालूम करना है कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, तो इनके दरमियान जो एडियाबैटिक वॉल है, इसको हमने हटाना है और इसको हम रिप्लेस करना है विद द डायथर्मल वॉल। जनरली जब हम दो सिस्टम को कनेक्ट करते हैं थ्रू थर्मल वॉल, तो हम कहते हैं कि दे आर इन थर्मल कांटेक्ट विथ ईच अदर। ये बात आप जहन में रखें कि थर्मल कांटेक्ट का मतलब बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं होता कि वो फिजिकली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। थर्मल कांटेक्ट का मतलब ये होता है कि उनके दरमियान हीट एक्सचेंज हो रहा है। तो अगर हमने ये मालूम करना है कि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, तो हमने ये करना है कि इन दोनों को हमने कनेक्ट करना है थ्रू डायथर्मल वॉल, या इनको हमने लेके आना है एक दूसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट में। लेकिन प्रैक्टिकली ये कभी कभी ये जरूरी नहीं होता कि हम दो सिस्टम को थर्मल कांटेक्ट में लेके आए थ्रू डायथर्मल वॉल। इसकी रीजन ये हो सकती है कि वो जो दो सिस्टम है वो बहुत बड़े हो, या वो एक दूसरे से बहुत दूर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो हमारे बिल्डिंग्स के ऊपर या टाउन वगैरह में जो पानी की टंकियां होती है, सरकारी पानी की टंकी, वो इतने बड़े बड़े होते हैं। तो एक फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी कैंपस में आप देखें तो यहाँ पे जगह जगह हमारे पास जो है वो पानी की टंकियां लगी हैं। तो अगर हम ये कहें कि जो पानी की टंकी है यूनिवर्सिटी कैंपस में, ये एक सिस्टम है, और इस तरह की दूसरी पानी की टंकी होगी शायद हैदराबाद में, वो दूसरा सिस्टम है। अब ये दोनों अगर हमने ये मालूम करना हो कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, तो जो पिछले स्लाइड पे हमने एग्जाम्पल की बात की कि उनको हमने लेके आना है थर्मल कांटेक्ट में, और इनको हमने कनेक्ट करना है थ्रू डायथर्मल वॉल। तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि ये जो यूनिवर्सिटी कैंपस में जो पानी की टैंकी है, इसको आप उठा के हैदराबाद लेके जाओ, या हैदराबाद वाली टैंकी को उठा के आप इधर कैंपस में लेके आओ, और एक दूसरे से इसको आप थर्मल कांटेक्ट में रखो, और फिर देखो कि हीट एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट जॉब। या ये भी है कि एक दूसरे से दूर भी है। अगर दो छोटे छोटे
ऑब्जेक्ट भी हो, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत दूर हो। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे हो, और एक फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो कप ऑफ टी है। एक बंदा यहाँ पे बैठा है पिशॉवर में चाय पी रहा है, और दूसरा बंदा जो है किसी उधर कहीं मरी में बैठा है चाय पी रहा है। और आपने ये देखना हो कि ये दोनों कप ऑफ टी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो आपने क्या करना है कि आपने इनको, या मरी वाली कप ऑफ टी को आपने लेके आना है पिशावर में, या पिशावर वाले कप ऑफ टी को आपने लेके जाना है मरी। तो ये जाहिर है इट्स डिफिकल्ट जॉब। तो ये काम जो है हम हर वक्त नहीं कर सकते, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम हम नहीं कर सकते। हो सकता है कि जो दो सिस्टम है वो या तो उनके साइज बहुत बड़े हो, बहुत हैवी हो, या वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा फासले पे हो, तो उसको हम एक दूसरे के साथ जो है थ्रू डायथर्मल वॉल उसको हम कनेक्ट ना कर सके। तो इसका हमने फिर एक सोल्यूशन ढूंढना है कि ये कैसे पॉसिबल है कि इस तरह से पार्ट पार्ट जो है वो एक सिस्टम के बारे में हम मालूम करें कि वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो इसके लिए हम ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, और ऐसे जनरलाइज करते हैं कि हमें उन दो सिस्टम को एक दूसरे से करीब लेके आना ना, उसकी जरूरत हमें ना पड़े। ओके। तो इस चीज को हम ऐसे करते हैं कि हम एक थर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं, और उस थर्ड सिस्टम को हम सेपरेटली कांटेक्ट में रख देते हैं विद ए एंड बी। और उससे फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आया ये जो ए और बी ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, विदाउट ब्रिंगिंग देम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर। इस फॉर एग्जांपल ये वाली एक हमारे पास सिचुएशन है कि ये ए और बी हमारे पास जो है वो सिस्टम है। इसको हम एक और सिस्टम के साथ सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं। उसी सी को हम देखते हैं बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर सी सेपरेटली ए के साथ और सी सेपरेटली बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कि ए और बी हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम है। अब क्वेश्चन ये है कि सी क्या होना चाहिए। तो सी जो है हमारे पास थर्मामीटर है। जिस तरह से मैंने बात की कि पानी की दो टैंकियां हैं, एक हैदराबाद में है, एक यूनिवर्सिटी कैंपस में है। आपको ये पता करना हो कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, तो थर्मामीटर लेके इस टैंकी में रख दो, तो टेम्परेचर मालूम करो। और उसी थर्मामीटर को आप उधर रख दो हैदराबाद में, और ये देखे कि दोनों जो है वो सी सेम रीडिंग शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो दोनों सेम रीडिंग शो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह अब जब हमने बात की दो चाय के कप की, जिसमें एक कप जो है वो पिशावर में है, और दूसरा जो है वो मरी में है। तो अगर आपने ये मालूम करना हो कि दोनों जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, तो जाहिर है वहाँ उस बंदे से आप कांटेक्ट में रहे, उसको कहे कि भैया थर्मामीटर जो है वो कप में डाल दो, पता लगे कि इसका कितना टेम्परेचर है। इधर आप उसी तरह का सेम थर्मामीटर जो है इधर कप में डाल दो। तो दोनों अगर सेम रीडिंग है तो इसका मतलब है कि दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम है, एंड दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये जो जीरो ताप थर्मोडायनामिक है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें आसान करके दे रहा है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ थर्ड सिस्टम। और वो जो थर्ड सिस्टम है वो थर्मामीटर है। और जाहिर है जो थर्मामीटर है वो एक्चुअली टेम्परेचर ही को मेजर करता है। तो जिस तरह पहली हमने बात की थी कि जीरो ताप थर्मोडायनामिक थर्मल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करता है, और इसके लिए एक हमें फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत है जो कि टेम्परेचर है। और उसी टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं विद थर्मोमीटर। और इस थर्मोमीटर को हम जीरो ताप थर्मोडायनामिक में एज अ थर्ड सिस्टम जो है वो कहते हैं। तो अगर
जो पहले हमने इसकी पहली पेज पे जो डिफिनीशन, अगर आप यहाँ पे आए, या तो इसी हियर के F2 सिस्टम, हमने ए और बी की बात की। F2 सिस्टम आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, जो कि हमने थर्मामीटर की बात की, या जो सी सिस्टम है, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो जाहिर है अगर दो सिस्टम जो है वो थर्मामीटर पे सेम रीडिंग शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और मजे की बात यह है कि जब आप थर्मामीटर जो है वो किसी भी गर्म पानी या कप वगैरह में रख देते हैं, तो यू सी हियर कि वहां पे जो पारा होता है उसका हाइट जो है वो चेंज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और एक खास टाइम आ जाता है जब वो उसका जो हाइट है वो रुक जाता है, उसमें फर्दर इंक्रीज नहीं आता। तो जब उसकी टेम्परेचर में मजीद इंक्रीज नहीं आता, तो यू से दैट कि अब ये जो थर्मामीटर है ये इस चाय के कप के साथ जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि अब मजीद जो है वो इंक्रीज, और वो जो मरकरी की जो हाइट है वो आप मेजर कर लेते हैं, तो उसके ऊपर रीडिंग लिखा होता है कि ये कितना टेम्परेचर है। तो अगर उतनी ही रीडिंग आपको दूसरा सिस्टम भी उसके साथ जब आप थर्मामीटर लगा लेते दे देता है, तो वो भी इतना रीडिंग आपको देता है, तो फिर आप कहते हैं कि हाँ भाई दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो इसका मतलब है दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको थर्मल कांटेक्ट में लेके आए, और बस सिर्फ आपको एक खाली थर्मामीटर की जरूरत है, ताकि उसको आप सेपरेटली इनके साथ देखें कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। ओके। तो इस हवाले से हम टेम्परेचर की जो डिफिनीशन की बात करते हैं, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अकॉर्डिंगली हम टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके, जो कि which is a property of all thermodynamic system in equilibrium, and two systems are in thermal equilibrium if and only if their temperature are equal. So टेम्परेचर जो है ये एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है किसी सिस्टम की, और जाहिर है दिस इज द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जनरली हम जो थर्मोडायनामिक में जो प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं हम उसको इक्विलिब्रियम में मेजर करते हैं। वजह इसकी ये है कि अगर आप इक्विलिब्रियम तक वेट ना करें, तो फिर तो जो प्रॉपर्टीज आप मेजर करते हैं थर्मोडायनामिक की वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल आप, जो अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया थर्मामीटर का, तो अगर दो बंदे जो है वो सेम कप ऑफ टी उसका टेम्परेचर मेजर करना चाहे, एक बंदा जो है उसको थर्मामीटर रख देता है, ओके, और एकदम से निकाल लेता है, तो उसके लिए शायद टेम्परेचर होगा कोई 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन दूसरा बंदा जो है उसमें थर्मामीटर रख देता है और इंतजार कर लेता है कि भाई ये जो थर्मामीटर की जो मरकरी का जो हाइट है उसमें मजीद इंक्रीज जो है वो आना बंद हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम में चला जाए। उस वक्त जब वो रीडिंग लेगा, तो जाहिर है वो शायद इसके लिए जो रीडिंग है वो 70-75 डिग्री सेंटीग्रेड या कोई 80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ओके। अब दो बंदों ने थर्मामीटर यूज किया हुआ है सेम कप ऑफ टी में। एक बंदे ने इंतजार किया था कि थर्मामीटर जो है वो अ, चाय के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए, नहीं फर्दर इंक्रीज इन हाइट जो है वो खत्म हो जाए, और दूसरे बंदे ने इंतजार नहीं किया था। अब टेम्परेचर दो बंदों ने मेजर किया, लेकिन और एक ही टेम्परेचर को मेजरिंग सिस्टम थर्मोमीटर को यूज किया, एक ही कप का उन्होंने टेम्परेचर मेजर किया, लेकिन दोनों की रीडिंग डिफरेंट है। वजह इसकी ये है कि एक की जो रीडिंग है वो तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन दूसरे की जो रीडिंग है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब अगर दोनों बंदे वो दोनों ही इक्विलिब्रियम का इंतजार करें, तो उस केस में दोनों का जो टेम्परेचर है वो एग्जैक्टली सेम होगा। आप लोग जब बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और वो आपका टेम्परेचर मेजर करता है, तो जब थर्मामीटर आप इसको आप
मुंह में रख देते हैं तो अच्छे खासा कम से कम 1 मिनट तक इंतजार जरूर करते हैं, ताकि आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए विद द थर्मामीटर। तब डॉक्टर को पता चलेगा कि भाई आपके बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है। अगर आप थर्मामीटर मुंह में रख लेते हैं और एकदम से आप 2 3 4 सेकंड बाद निकाल लेते हैं, तो उस वक्त तो डॉक्टर को सही पता नहीं चलेगा कि भाई आप लोगों का टेम्परेचर कितना है। सो दैट इज वाई थर्मोडायनामिक में जितने भी हम प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं वो इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं। इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज का एक तो है कि ये वो स्टेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये एवरेज प्रॉपर्टीज भी है। और इसका मतलब है ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिस्टम जो है वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में जो है वो शो करता है। ओके, तो वो ज्यादा रिलायबल प्रॉपर्टीज जो है वो सिस्टम की, वो इक्विलिब्रियम वाली प्रॉपर्टीज है। दैट इज वाई हमारा जो मेन इंटरेस्ट होता है वो ये कि हम सिस्टम की प्रॉपर्टीज को मेजर करें एट इक्विलिब्रियम। इसी वजह से हमारे पास थर्मोडायनामिक में हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस भी हैं। एक को हम कहते हैं क्लासिकल थर्मोडायनामिक, दूसरे को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक, तीसरे को हम कहते हैं केमिकल थर्मोडायनामिक, और चौथे को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक। तो जाहिर है, जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक का मतलब है कि हम सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम मेजर करना चाहते हैं एट इक्विलिब्रियम। सो मेनली जो थर्मोडायनामिक है जो हम स्टडी करते हैं वो इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक ही है। और बाकी जो चीजें हैं वो स्पेसिफिक सिचुएशन में हम उसको मेजर करते हैं कि उनके वहाँ पे डिफरेंट ट्रांजिशन इन्वॉल्व होती हैं। फिर हम ये देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जो क्लासिकल थर्मोडायनामिक है वो मेनली एसोसिएटेड होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के साथ, कि हम डिफरेंट प्रेशर टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करते हैं और देखना चाहते हैं कि इसका जो है सिस्टम की बाकी प्रॉपर्टीज पे क्या असर। तो वहाँ पे हम सारी रीडिंग्स मेजर करते हैं ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहाँ पे हम प्रेशर का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो वॉल्यूम पे देखते हैं। इस तरह आप लोगों ने चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा, जहाँ पे हम प्रेशर का टेम्परेचर का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो वॉल्यूम पे देखते हैं और फिर उसको हम प्लाट कर देते हैं। तो वो जब हमें ये जरूरत हो कि कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो है वो किसी दूसरे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के साथ किस तरह से वेरी करते हैं, तो जाहिर है फिर हम इक्विलिब्रियम में वो चीजें मेजर नहीं करते, बल्कि हम एक प्रॉपर्टीज को वेरी करते हैं और उसी की कॉरिस्पॉन्डिंग हम दूसरी प्रॉपर्टी मेजर करते हैं। फिर हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो दोनों प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे के साथ किस तरह से एसोसिएटेड है। जिस तरह से आप लोगों ने बॉयल्स लॉ में पढ़ा होगा कि प्रेशर और वॉल्यूम किस तरह से एसोसिएटेड है, चार्ल्स लॉ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के साथ किस तरह से एसोसिएटेड है। इस तरह स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनामिक में तो वहां पे हम ये देखते हैं कि अगर हम सिस्टम की अरेंजमेंट चेंज करते रहते हैं, उसकी जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है उसको अगर हम चेंज करते रहते हैं, तो उसका ओवरऑल असर जो है वो किस तरह से सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे होता है। तो वहां पे हम इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते, बल्कि वहां पे हम चेंज की बात फिर कर रहे हैं। इसी तरह केमिकल थर्मोडायनामिक्स, तो फिर हम ये देखना चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो सिस्टम की कैसी ट्रांजिशन हो रही है। तो वहां पे बहरहाल ये सारी चीजें हम इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ेंगे, बट एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो आज का पहला लेक्चर था, और स्टूडेंट भी मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 1/3 स्टूडेंट, जिस तरह 25 स्टूडेंट अगर प्रेजेंट है तो ऑलमोस्ट 1/3 स्टूडेंट है। तो सबको कह दे कि अटेंडेंस जो है दैट इज मस्ट। और असद, अगर आपको पता है कि कैसे अटेंडेंस ली जाती है तो आप अटेंडेंस लिया करें। अगर नहीं पता तो उसके लिए एक एक्सटेंशन है, वो डाउनलोड करना पड़ता है, बल्कि आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि वो एक एक्सटेंशन है, वो आप अटेंडेंस के लिए वो डाउनलोड करें और खुद
बखुद जो है वहां से वो जी जो आपका गूगल क्रोम है वगैरह आप फिर इंस्टॉल करें, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आप एक क्लिक से अटेंडेंस का एक क्लिक आप कर ले, तो सारे लोग जो प्रेजेंट होते हैं उनकी अटेंडेंस जो है वो आ जाएगी। बल्कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक क्लास में 2-3 दफा अटेंडेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि एक बंदा 10 बजे, लेट सपोज हमारी क्लास शुरू हो रही है और वो 10 बजे आया, उसने अटेंडेंस लगाया, उसके बाद जो है वो ऑफलाइन हो गया, तो आप 10 बजे भी अटेंडेंस ले सकते हैं, 10:30 पे भी ले सकते हैं, और 11 पे भी ले सकते हैं। सही है। तो जी सर। यहाँ यहाँ पे बस कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो कोई क्वेश्चन आप करना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। सर सर क्वेश्चन है सर एक जी। मेरी आवाज़ आ रही है